हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। लर्निंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से मीनिंग ऑफ लर्निंग हो गया था। वुडवर्थ की जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो भी देख ली थी। इसके अलावा लर्निंग के नेचर यानी कि प्रकृति हो गई थी, लर्निंग आउटकम्स हो गए, और फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। ठीक है, अब आज देखेंगे एक नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। केवीएस टीजीटी का जो सिलेबस है उसमें लर्निंग वाले टॉपिक के अंतर्गत अलग से दिया हुआ है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का स्थानांतरण। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं इतनी ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी कि ये शायद ही आपको एक से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी पड़े। एक चीज़ का आप याद रखें, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो या सुपर टेट की, उस चीज़ को आप रिवीजन करते रहें। ऐसा नहीं कि आपने ढेर भर, पता चले 100 पेजेस आपने एक एक टॉपिक पर लिख करके रख लिए और उसके बाद सब भूल गए क्या था कैसा था, या फिर रट्टा मार लिया। नहीं, चीज़ों को अगर आप रटेंगे तो उतना अच्छे से आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो पेपर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज़ वैसे के वैसे सेम लिख करके नहीं आते। बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन सेम एज इट इज़ मिल जाएगा जो आपको कोई टीचर बताता है, या 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन पेपर होता है 150 क्वेश्चंस का। ठीक है, ऑलमोस्ट 150 क्वेश्चन आपके होते हैं सभी टीचिंग एग्जाम्स में, खासतौर से केवीएस और सुपर टेट में 150 क्वेश्चन आते हैं। तो 2-4 अगर आप एज इट इज़ क्वेश्चन कर भी लेंगे तो बाकी क्वेश्चंस का क्या करेंगे, वो तो आपकी समझ से ही सॉल्व होने हैं। ठीक है, तो समझने का प्रयास करें चीज़ों को। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, अधिगम का मतलब सीखना, स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको जाना या प्रस्थान करना। ठीक, ट्रांसफ़र तो कैसे अधिगम का स्थानांतरण होता है, किन किन तरीक़ों से होता है, ठीक है, और किस किस प्रकार का होता है, ये जानते हैं। तो पहला होता है शून्य स्थानांतरण। अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अगर आप लिखना चाहें, नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते, बहुत ही शॉर्ट और बहुत इजी तरीके से इसको समझाऊंगी। ठीक है, तो ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का शून्य स्थानांतरण। तो शून्य स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, जब एक जगह सीखे गए ज्ञान का, ठीक है, या एक जगह की हुई अधिगम का दूसरी जगह पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रयोग ना हो। ठीक है, मतलब आपने कोई एक चीज़ सीखी है, वो चीज़ आपकी दूसरी जगह कोई काम नहीं आ रही है। ठीक है, वो अधिगम आपका दूसरी जगह पे काम नहीं आ रहा है। एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में कोई काम नहीं आ रहा है, तो वो हो गया शून्य। ठीक है, ज़ीरो। ठीक, यानी कोई काम नहीं आ रहा, कोई सहायता नहीं दे रहा है दूसरी जगह पे, तो ज़ीरो हो गया शून्य, मतलब शून्य सहायता, कोई सहायता नहीं। ठीक, कोई सहायता नहीं, एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान दूसरे क्षेत्र में सहायता ना करे, ज़ीरो सहायता, कोई भी सहायता नहीं, शून्य सहायता। ठीक है, तो जब कोई सहायता नहीं करता है तो वो क्या हो जाता है, शून्य स्थान। ठीक है, तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया, कुछ भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी इतना टिपिकल है, और बहुत ही इजी लैंग्वेज मैंने इसको बताया है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कोई व्यक्ति बाइक चलाना सीखा, ठीक, फिर उसके बाद वो व्याकरण सीख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइक चलाना उसने सीखा, लेकिन बाइक चलाने का व्याकरण सीखने में कोई भी योगदान नहीं, कोई सहायता नहीं। बाइक चलाना एक अलग अधिगम है, व्याकरण सीखना एक अलग अधिगम है। ठीक है, बाइक एक अलग अधिगम है, बाइक आपने चलाना सीखा, व्याकरण आपने सीखी, ये एक अलग अधिगम है, तो कोई सहायता नहीं हो रही है, यानी कि शून्य स्थानांतरण हो गया। यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड है नकारात्मक स्थानांतरण। अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। जो लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, वो बना सकते हैं। कई बच्चे नोट्स के लिए कमेंट करते हैं, तो देखिए जिन चीज़ों के मैंने नोट्स नहीं प्रोवाइड कराए या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उनके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी आपको, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले ही। लेकिन जिन चीज़ों के मैं यहाँ नोट्स और शॉर्ट नोट बता रही हूँ वो चीज़ें आप नोट करते जाएँ। ठीक है, क्योंकि उनके नोट्स अलग से देने का कोई मतलब नहीं है, एक ही चीज़ को बार बार देने का। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नोट्स नहीं दूँगी, क्योंकि थ्योरेटिकल नोट्स देने का कोई मतलब नहीं है ना। थ्योरी पढ़नी है तो आप किताब से भी पढ़ सकते हो, शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पढ़ने के लिए। तो नकारात्मक में क्या होता है, जब पहले का अधिगम बाद के अधिगम में, ठीक है, या बाद का अधिगम पहले वाले अधिगम में कोई जो है नकारात्मक प्रभाव डालता है, यानी कि कोई बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण या नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। यानी कि आपने पहले कोई चीज़ सीखी है, ठीक है, या आपका पहले का कोई ज्ञान है, पहले का कोई अधिगम है,
वो बाद वाले अधिगम में, बाद में जो आप सीख रहे हैं, बाद में जो आप अधिगम कर रहे हैं उसमें बाधा डाल रहा है, या जो बाद में आपने अधिगम किया है या सीखा है वो जो आपने पहले सीखा हुआ था उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो ये क्या हो गया, नकारात्मक हो गया, जहाँ पे बाधा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, बाधा वर्ड याद रखेंगे, बाधा क्या है, एक नकारात्मक चीज़ है। तो इसी से समझ में आ रहा है बाधा आ गया मतलब क्या है, नकारात्मक हो गया वो स्थानांतरण। ठीक है, तो पहले का अधिगम जब बाद के अधिगम में या बाद का अधिगम पहले वाले अधिगम में बाधा डाले या बाधा उत्पन्न करे तो वो क्या हो गया, नकारात्मक स्थानांतरण हो गया। जैसे इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझे, 8 तक किसी बच्चे ने हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी, ठीक है, फिर उसके बाद 9th से उसने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी। तो क्या है, पहले उसने सारी चीज़ें हिंदी मीडियम में पढ़ी, चीज़ें क्या थी, हिंदी मीडियम में पढ़ी थी। ठीक है, जो वर्ड्स थे हिंदी मीडियम में पढ़े, साइंस उसने हिंदी में पढ़ी, सोशल साइंस उसने हिंदी में पढ़ी, फिर उसको इंग्लिश में पढ़ने पड़ रहे हैं वही चीज़ें। तो क्या हो रहा है, उसकी बाधा उत्पन्न हो रही है। जो चीज़ें उसने हिंदी मीडियम पढ़ी थी अब उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़नी पड़ रही है, इंग्लिश में वही सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं, तो उसको वो चीज़ें सीखने में, पढ़ने में क्या हो रही है, समस्या आ रही है, बाधा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नकारात्मक स्थानांतरण हो गया। ठीक है, क्योंकि पहले उसने हिंदी मीडियम में पढ़ा था, सब चीज़ें हिंदी में थी, बाद में इंग्लिश में हो गई, तो क्या हुआ, बाधा उत्पन्न हो रही। फिर इसके बाद सकारात्मक, नाम से ही समझ में आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि सहायता मिलेगी यहाँ पे, नकारात्मक में बाधा थी, सकारात्मक में सहायता होगी। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है। सकारात्मक को धनात्मक स्थानांतरण यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। ठीक, नकारात्मक में बाधा, सकारात्मक में सहायता। ठीक है, सकारात्मक धनात्मक स्थानांतरण यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब ये क्या होता है, तो जब पहले सीखा हुआ ज्ञान या पहले सीखी हुई चीज़ें या पहले किया हुआ अधिगम सहायता करता है, हेल्प करता है, किसमें, बाद के अधिगम में। ठीक है, पहले किया हुआ अधिगम जब बाद के अधिगम में सहायता करे, कहने का मतलब है आपने पहली कोई चीज़ सीखी है, ठीक है, फिर बाद में आप कोई चीज़ सीखने जा रहे हो, तो पहले सीखा हुआ जो ज्ञान था वो आपके उस चीज़ में काम आ रहा है, दोबारा जो आप या बाद में जो आप सीखने जा रहे हो उस चीज़ में काम आ रहा है, सहायता कर रहा है वहाँ पर, तो ये सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण हो गया। ठीक है, कैसे, जैसे आपने पहले साइकिल चलाना सीखा था कभी, ठीक है, पहले आपने ये सीखा, अब बाद में आपका मन है बाइक चलाना सीखने का, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइकिल चलाना जो आपने सीखा था उसमें कुछ बेसिक चीज़ें थी, जैसे कि पैडल चलाना है, ठीक, किस तरीके से साइकिल को जो है आपको संभालना है, बैलेंस बनाना है, क्या करना है, वो सब चीज़ें किस में, बाइक चलाने में काम आ जाती हैं। फिर है ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, या इसी को कहते हैं लंबवत स्थानांतरण। ठीक, इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। नाम पे बिल्कुल भी आप मत जाइएगा, ठीक है, कि नाम आपने देख लिया ऊर्ध्वाधर ये क्या है, इंग्लिश में याद रखो वर्टिकल ट्रांसफ़र, हिंदी में ऊर्ध्वाधर या लंबवत या बहुत सारे नाम हो जाते हैं हिंदी में। ठीक, तो वर्टिकल ट्रांसफ़र याद रखेंगे। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, लंबवत, जैसे आप लंब डालते हैं, ठीक है, किसी चीज़ में, ठीक है, तो इसे समझ में आ रहा है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि जब निम्न स्तर पर सीखा गया ज्ञान उच्च स्तर पर काम आए या उच्च स्तर पर जो है सहायता प्रदान करे, तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर या लंबवत स्थानांतरण कहते हैं। जब निम्न स्तर पर सीखा ज्ञान उच्च स्तर पर प्रयोग हो या सहायता करे, जैसे ये लंब डाला आपने, लंबवत है, यानी कि ये निम्न स्तर हो गया और ये ऊपर उच्च स्तर हो गया। ठीक है, तो निम्न स्तर पर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो क्या करे, निम्न स्तर पर जो आपने चीज़ें सीखी, जैसे साइकिल चलाना सीखा है वो उच्च स्तर पर प्रयोग हो, आप बाइक चलाना सीख रहे हैं तो साइकिल चलाने का जो ज्ञान था वो आपके बाइक चलाने में काम आ रहा है। ठीक, अब आप यहाँ सोचोगे ये तो मैंने धनात्मक या सकारात्मक या पॉजिटिव का भी एग्जाम्पल बताया था, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण या लंबवत स्थानांतरण है वो धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसको नोट करके आप अलग से लिख सकते, कंफ्यूज नहीं होंगे, कि प्रत्येक ऊर्ध्वाधर या लंबवत स्थानांतरण, प्रत्येक लंबवत या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण सकारात्मक हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है
सकारात्मक हो सकता है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक सकारात्मक स्थानांतरण लंबवत या ऊर्ध्वाधर हो। ठीक है, कहने का मतलब ये सकारात्मक स्थानांतरण निम्न से उच्च की ओर भी हो सकता है, उच्च से निम्न की ओर भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सकारात्मक वाला ऊर्ध्वाधर भी हो, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर है वो सिर्फ निम्न से उच्च की ओर ही होता है। ठीक है, तो प्रत्येक ऊर्ध्वाधर सकारात्मक होता है। ठीक है, प्रत्येक लंबवत या ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण सकारात्मक होगा, लेकिन प्रत्येक सकारात्मक स्थानांतरण ऊर्ध्वाधर हो ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इन वर्ड्स को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखें, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है इनमें, तो बिल्कुल भी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर सकारात्मक हो सकता है, हो या होगा, हो सकता है नहीं होगा। ठीक है, लेकिन प्रत्येक सकारात्मक ऊर्ध्वाधर होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, आपस में कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर ये एक डिफरेंस जो है इसको याद रखना ज़रूरी है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डायरेक्ट ये उठा करके भी क्वेश्चन में रख दिया जाएगा। ठीक, तो इसलिए कोई भी कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक में तो कमेंट करके तुरंत पूछिए। वैसे तो मैंने इतना क्लियरली बताया, इतना क्लियरली लिखाया है, समझाया है कि मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन होगी, फिर भी कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद है क्षैतिज स्थानांतरण, यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक, सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण या हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब ये क्या होता है, जब दो अधिगम के क्षेत्र या विषय, ठीक है, जब अधिगम के दो क्षेत्र या कोई दो विषय आपस में सीधा संबंध ना रखते हो, आपस में सीधा संबंध ना रखते हो, फिर भी एक का प्रभाव दूसरे पे पड़े, ठीक है, या एक अधिगम दूसरे अधिगम पर स्थानांतरण हो सके, ठीक, उसी को कहते हैं क्षैतिज स्थानांतरण। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जब दो क्षेत्रों के अधिगम आपस में सीधा संबंध ना रखते हो किसी भी प्रकार का, ठीक है, आपस में किसी भी प्रकार का सीधा संबंध ना रखते हो। अभी एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपस में सीधा संबंध ना रखते हो, फिर भी एक अधिगम का प्रभाव या स्थानांतरण दूसरे अधिगम में हो। ठीक, दो क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, दो अधिगम है, दो विषय है जो बिल्कुल अलग अलग है, आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है, फिर भी एक अधिगम का या एक विषय वस्तु का या एक विषय का, एक ज्ञान का स्थानांतरण दूसरे अधिगम में हो जाए। ठीक, दो क्षेत्र हैं जो सीधा संबंध नहीं रखते आपस में, फिर भी एक का अधिगम स्थानांतरण दूसरे अधिगम में हो जाए। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, क्षैतिज स्थानांतरण कहेंगे। यहाँ ध्यान रखना है, दो क्षेत्र सीधा संबंध नहीं रखते हैं, फिर भी एक का स्थानांतरण दूसरे में हो जाए, तो ये हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है। जैसे मैथ्स क्या है, एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैथ्स में क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। फिज़िक्स एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक। अब मैथ्स में आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, ठीक है, पढ़े आपने मैथ्स के लिए हैं वो फॉर्मूले, लेकिन फ़िज़िक्स में जो न्यूमेरिकल्स है वहाँ पर आपके मैथ के फॉर्मूले काम आ रहे हैं फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो दोनों ही सब्जेक्ट अलग हैं, दोनों ही चीज़ें आपने अलग अलग सीखी हैं, दोनों ही अलग अलग कारणों से सीखी हैं, लेकिन क्या हुआ, एक क्षेत्र का या एक विषय का प्रभाव किस पे पड़ गया, दूसरे में काम आ गया। मैथ के आपने फॉर्मूले सीखे थे मैथ के सवाल को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल है वहाँ पर भी उन फॉर्मूलों का यूज़ हो गया। तो बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाए, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है पार्श्विक स्थानांतरण, यानी कि लेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ठीक है, सीखने का पार्श्विक स्थानांतरण, लेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। लेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या पार्श्विक स्थानांतरण क्या होता है,
इसको भी एक मैं बहुत ही शॉर्ट लाइन के माध्यम समझा दूंगी। मैं इसलिए आपको इस तरह से बिना बुकिश लैंग्वेज के एकदम आसान सी भाषा में इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा। किताबी भाषा में चीज़ें समझ नहीं आती, किताबी भाषा में तो सिर्फ रटने के लिए होता है, ठीक है। तो लेटरल ट्रांसफ़र क्या होता है? पार्श्विक स्थानांतरण। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान उसी तरह की दूसरी परिस्थिति में काम आ जाए या प्रयोग हो, ठीक है। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान उसी तरह की दूसरी परिस्थिति में प्रयोग हो, ठीक है। दूसरी परिस्थिति में प्रयोग हो, उसी तरह, यहाँ पे लिखना है उसी तरह की, ठीक है। तो एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान है जो उसी तरह की दूसरी परिस्थिति में प्रयोग हो, ठीक है। एक परिस्थिति है जहाँ पर आपने कोई चीज़ सीखी, ठीक, फिर आपको उसी तरह की एक दूसरी परिस्थिति दे दी जाती है या दूसरी परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो वहाँ पर जो पहली परिस्थिति में आपने सीखा था सेम उसी तरह की परिस्थिति आ गई तो आपने उसी ज्ञान का वहाँ पर भी प्रयोग कर लिया, ठीक है। तो यही कहलाता है लेटरल ट्रांसफ़र, यानी ए परिस्थिति में जो आपने सीखा था वो सेम तरह की बी परिस्थिति में भी काम आ गया, ठीक है। वही ज्ञान क्या था आपने बी परिस्थिति में यूज़ कर लिया, तो वो पार्श्विक स्थानांतरण या लेटरल ट्रांसफ़र हो गया। जैसे इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे तो ज़्यादा इजी तरीके से समझ में आएगा। 6 + 4 = 10 होता है, आपको टीचर ने पढ़ाया या आपने बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, बच्चों को इतना बता दिया, फिर बच्चों को आपने 6 पेंसिल या 6 टॉफ़ी या कोई भी 6 वस्तुएं दे दी और 4 सपोज़ करो आपने पेंसिल दे दी, ठीक है। 6 टॉफ़ी दे दी और 4 पेंसिल, और बच्चे से पूछा कि बताओ कितने हुए, तो बच्चों को 6 + 4 = 10 पता था, तो उन्होंने 6 टॉफ़ी जो है ले ली और 4 पेंसिल ले ली और जोड़ करके बता दिया कि टोटल 10 हो गया, ठीक। तो पहली परिस्थिति क्या थी, 6 + 4 = 10 पता था बच्चों को, तो दूसरी परिस्थिति जब बिल्कुल सेम वैसे ही मिली कि 6 टॉफ़ियाँ थी और 4 पेंसिल थी, तो बच्चों ने बता दिया कि टोटल कितनी हो गई, 10 हो गए, ठीक है। वहाँ पर भी जोड़ना था, बस वहाँ पे नंबर दिए थे, यहाँ पे वस्तुएं दी थी। जोड़ने का काम वहाँ भी करना था, जोड़ने का काम यहाँ भी करना था। पहले बच्चों ने नंबर को जोड़ा, दोबारा में क्या किया, वस्तुओं को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पार्श्विक स्थानांतरण हो गया सीखने का, ठीक है। यानी कि एक परिस्थिति में सीखा ज्ञान जब उसी तरीके की दूसरी परिस्थिति आई तो वहाँ पर प्रयोग हो गया। फिर उसके बाद है द्विपार्श्विक। द्विपार्श्विक स्थानांतरण, द्विपार्श्विक स्थानांतरण या इसी को इंग्लिश में कहते हैं बाइलेटरल ट्रांसफ़र, ठीक। बाइलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ह्यूमन की बॉडी जो होती है, मानव का शरीर, वो कैसा होता है, बाइलेटरल होता है, यानी अगर इसको बीच से काटो तो दोनों साइड बराबर बराबर जो है अंग होते हैं। जैसे एक हाथ इस साइड, एक हाथ इस साइड, एक आँख इस साइड, एक आँख इस साइड, एक पैर इस साइड, एक पैर इस साइड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मानव शरीर के एक अंग द्वारा सीखा गया अधिगम, एक अंग द्वारा सीखा गया ज्ञान या कोई भी कौशल है, ठीक है। मानव शरीर के एक अंग में सीखा गया कौशल दूसरे अंग द्वारा भी कुशलतापूर्वक, दूसरे अंग द्वारा भी या दूसरे अंग में कुशलतापूर्वक स्थानांतरण हो जाए, ठीक है। एक अंग में आपने कोई कौशल सीखा या एक अंग से आपने कोई कौशल कोई अधिगम किया है, वो कुशलतापूर्वक दूसरे अंग में स्थानांतरण हो जाए तो वो बाइलेटरल ट्रांसफ़र कहलाता है, ठीक है। यानी ये सपोज़ करो मानव का शरीर है, इसको बीच से अगर काटेंगे तो 2 बराबर हिस्से होंगे, तो एक हिस्से से आपने कोई चीज़ सीखी है तो वो दूसरे हिस्से में भी जो है ट्रांसफ़र हो जाए। इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझूंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे, ठीक है। तो एक अंग यानी कि सपोज़ करो हाथ है, ठीक है। हाथ के द्वारा सीखा गया कौशल कुशलतापूर्वक दूसरे अंग में यानी कि दूसरे हाथ में भी ट्रांसफ़र हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो द्विपार्श्विक स्थानांतरण हो जाएगा, ठीक है, या बाइलेटरल ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक। जैसे अब सपोज़ करो कोई व्यक्ति है या कोई बालक है जो दाएं हाथ से अच्छा लिख लेता है, ठीक है, दाएं हाथ से लिख लेता है, ठीक। अब दाएं हाथ से लिखने का जो कौशल है, जो गुण है, वो बाएं हाथ में ट्रांसफ़र हो जाए, यानी कि बाएं हाथ से भी वो अच्छे से लिख ले। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि हम लोग जैसे दाएं हाथ से लिखते हैं, ठीक है, बाएं हाथ से ऐसे थोड़ा सा चिड़ी मार टाइप का, घसीटा मार टाइप का लिख लेते हैं, तो उसे नहीं कहेंगे हम ट्रांसफ़र, क्योंकि घसीटा मार तो मतलब कोशिश करके आप लिख रहे हो, घसीटा मार हो रहा है, आप अच्छे से नहीं लिख पा रहे, ठीक है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा दाएं से भी उतने ही अच्छे से लिख लेते हैं और बाएं हाथ से भी उतने अच्छे से लिख लेते हैं, तो कुशलतापूर्वक बाएं हाथ से भी लिख लें, तब वहाँ पे क्या होगा,
द्विपार्श्विक स्थानांतरण होगा। दाएं हाथ से अच्छे से लिखने वाला व्यक्ति बाएं हाथ से भी कुशलतापूर्वक यानी अच्छी तरीके से जब लिख लेता है तो वहाँ पर क्या होता है, बाइलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या सीखने का या अधिगम का द्विपार्श्विक स्थानांतरण होता है। तो जितने इम्पोर्टेंट स्थानांतरण थे ये सारे मैंने आपको कवर करा दिए हैं। और केवीएस टीजीटी की अगर आप तैयारी करें, वैसे तो ये केवीएस पीआरटी टीजीटी सुपर टेट सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप टीजीटी की तैयारी करें तो टीजीटी की जो पुराना सिलेबस है टीजीटी का केवीएस का, उसमें आप देखेंगे तो अलग से टॉपिक दिया है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पेडागोजी में, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको इतना इजी लैंग्वेज में समझाया, इतनी बोलचाल की भाषा में समझाया कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, रटने की ज़रूरत ना पड़े, और बिल्कुल भी किताबी भाषा का यहाँ पर यूज़ नहीं किया है। अगर आपको कोई भी समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप केवीएस एनवीएस या फिर कस्तूरबा वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी आती है मैं उसका नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा दूँ। इसके अलावा यूपीटीजीटी बायोलॉजी और एलटी बायोलॉजी के नोट्स के लिए भी आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही यूपीटीजीटी बायोलॉजी या एलटी बायोलॉजी के नोटिफिकेशन आता है मैं इसके नोट्स को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।